नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन गोस्वामी ओनो स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान और उसके तहत जो है हम मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर रहे थे। और मौलिक अधिकारों के तहत हमने कल की जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि मौलिक अधिकार दरअसल होते क्या हैं, और इसके साथ ही साथ हमने देखा कि उनकी विशेषताएं क्या हैं और भारतीय संविधान में जो है कहाँ पर इनका वर्णन किया गया है और मौलिक अधिकार कितने प्रकार के सुनिश्चित किए गए हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम जो है देखने वाले हैं कि दरअसल बार बार जो राज्य शब्द जो आ रहा था उस राज्य शब्द से आशय क्या है, और इसके बाद हम देखेंगे कि जो विधि किसे कहते हैं, विधि से आशय क्या है, और उसके बाद हम बारी बारी से जो है आर्टिकल 14 विधि के समझ समता, और फिर इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम प्रत्येक आर्टिकल को डीप में जाके एनालिसिस करते हुए समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि राज्य शब्द से आशय क्या है। जो शब्द बार बार आ रहा था कि राज्य शब्द, तो राज्य शब्द से क्या आशय है। राज्य या स्टेट, इससे क्या आशय है। तो भारतीय संविधान में ज़्यादातर शब्दों को परिभाषित कर दिया गया है जिससे कि कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो इसे भी भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 में इसका वर्णन किया गया है कि राज्य शब्द से क्या मतलब निकलेगा। तो भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य शब्द का मतलब है कि कोई भी वो संस्था जो बतौर राज्य काम करती है, अर्थात ऐसी संस्था जो क्या करती है, संघ स्तर की, क्या संघ स्तर पे कौन कौन काम करता है आपने देखा होगा। संघ स्तर पे कार्यपालिका होती है। क्या होती है? कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका और विधायिका। इसके साथ ही साथ यदि हम राज्य स्तर की बात करें, स्टेट लेवल की, उसमें क्या होता है, उसमें भी राज्य लेवल की क्या होती है, कार्यपालिका और क्या होता है, विधायिका। कार्यपालिका और विधायिका। और इसके साथ ही साथ जो है हम देखेंगे कि जो स्थानीय स्वशासन जो होता है, स्थानीय लेवल की, स्थानीय स्वशासन जैसे कि पंचायतें, क्या पंचायतें, नगर निगम पंचायतें, नगरपालिकाएं और वे स्वायत्त परिषदें, ये सभी क्या हैं, राज्य के अंतर्गत आती हैं। और कुछ वैधानिक और निकाय, कुछ वैधानिक निकाय जो हैं वो भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। मतलब अब हमने राज्य की परिभाषा देखी कि दरअसल राज्य है क्या। तो हम इसे कह सकते हैं कि राज्य जो है वो संघ की कार्यपालिका विधायिका, राज्य की कार्यपालिका विधायिका और स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायतें, नगरपालिकाएं, और इसके अलावा कुछ वैधानिक निकाय। क्या? वैधानिक निकाय जैसे कि LIC, क्या LIC और ONGC, ये सब क्या है, राज्य का फॉर्म है। क्या है? ये सब राज्य का फॉर्म है। राज्य का मतलब ये नहीं है जैसा हम समझते हैं कि स्टेट हो गया राज्य। यहाँ पे राज्य एक व्यापक अवधारणा है और राज्य का मतलब है ये सब। राज्य का क्या मतलब है? ये सब। तो यदि आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है, यदि आपके अधिकारों का उल्लंघन राज्य करता है, यानी कि ये सब यदि आपके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो क्या होता है, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर अपने अधिकारों की सुनिश्चित कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है, आपकी सुनवाई कर सकता है, आपको न्याय दिला सकता है। तो हमने देखा कि दरअसल राज्य का फॉर्म क्या है आर्टिकल 12 के तहत। क्या है? आर्टिकल 12 के तहत राज्य का फॉर्म क्या है, ये है। तो संविधान में स्पष्ट रूप से राज्य शब्द को व्याख्यायित कर दिया गया है। तो आर्टिकल 36 जो है, जहाँ से नीति नियोजक तत्व स्टार्ट होते हैं,
वहाँ पर भी राज्य शब्द का कई बार प्रयोग किया गया है नीति निषेधक तत्वों में। तो नीति निषेधक तत्वों में भी राज्य शब्द को अलग से परिभाषित किया गया है। तो हमने देखा कि राज्य है क्या। अब जो है हम देखने वाले हैं कि विधि क्या होती है। क्या विधि क्या होती है? विधि शब्द जो हम बार बार कहते हैं, विधि, विधि, या जिसे हम लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ। लॉ के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो लॉ जो होता है उसके अंतर्गत हम देखेंगे, जैसे कि हम कहते हैं कि आर्टिकल 14 जो है वो कहता है विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण, लॉ प्रोटेक्शन। ये सब क्या है? विधि से संबंधित हैं। तो राज्य जो है वो विधि के विरुद्ध नहीं जा सकता, या व्यक्तियां जो हैं, व्यक्ति जो हैं वो विधि के विरुद्ध जाकर कार्य नहीं कर सकते। ये सब क्या है? विधि। अब विधि का तात्पर्य क्या है? विधि से हम क्या समझते हैं? तो विधि से सीधा सा एक आशय ये है कि कोई भी अध्यादेश, कोई भी अध्यादेश, कोई भी अध्यादेश, आदेश, अध्यादेश, आदेश, या बोल सकते हैं हम एक्ट। एक्ट को क्या बोलते हैं हम? अधिनियम। क्या बोलते हैं? अधिनियम। अधिनियम, कानून, कानून, और क्या बोलते हैं? रूढ़ी, रूढ़ी, प्रथा, रूढ़ी, प्रथा, या फिर विधि का बल रखने वाली, विधि का, विधि का बल रखने वाली, बल रखने वाली, बल रखने वाली कोई नियम। क्या? विधि का बल रखने वाला नियम। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? विधि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगे? विधि के अंतर्गत। तो हमने देखा कि विधि से क्या मतलब है। यदि कोई आदेश, अध्यादेश जो है राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है, राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। दरअसल अध्यादेश को जो है हम एक अस्थायी विधि बोलते हैं। अस्थायी विधि क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये परमानेंट विधि नहीं है। संसद जो है वो इसे कुछ टाइम के बाद, ये ऑटोमेटिक क्या होती है, 6 सप्ताह बाद, कितने? 6 सप्ताह बाद, 6 सप्ताह बाद लोकसभा के प्रथम सत्र से जैसे ही अध्यादेश जारी होता है, उसके बाद जो लोकसभा का प्रथम सत्र होता है उसके 6 सप्ताह बाद क्या हो जाती है? ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो इसे हम अस्थायी विधि बोलते हैं। और जो एक्ट होता है, जो एक्ट होता है वो समाप्त नहीं होता, ऑटोमेटिक समाप्त नहीं होता, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसे स्थायी विधि। तो हम कह सकते हैं कि जो अध्यादेश, आदेश, अधिनियम, कानून, रूढ़ी और प्रथा, अर्थात विधि का बल रखने वाली वो कानून या नियम जिससे किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, वो व्यक्ति उसके खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है? याचिका दायर कर सकता है। तो हमने ये सब देखा। अब जैसे कि इसका क्या मतलब है, जैसे कि विधि का बल रखने वाली, तो जैसे कि हमने देखा कि सबरीमाला जो केस था उसमें क्या था कि महिलाओं को एंट्री नहीं दी जा रही थी, क्योंकि एक आधार था पीरियड्स, उनके जो पीरियड्स चलते हैं उसके आधार पर उनको उसके मंदिर में एंट्री नहीं दी जा रही थी। तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट गया। तो ऐसा नहीं था कि कोई कानून बनाया गया था, न तो संसद के द्वारा कोई कानून गया था, बनाया गया था, न अध्यादेश जारी किया गया था, न कोई आदेश पारित हुआ था। लेकिन वो जो नियम था वो क्या था? एक विधि के समान बल रख रहा था। तो एक व्यक्ति जो है क्या है? एक व्यक्ति जो है अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास गया। महिलाएं कहाँ गई? सुप्रीम कोर्ट के पास गई कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो इस आधार पर हम विधि का मतलब समझते हैं कि कोई भी ऐसे नियम कानून जिससे जो विधि के समान बल रखने वाली कानून है उसे हम क्या बोलेंगे? विधि बोलेंगे। तो हमने देखा कि विधि से आशय क्या है। इसके साथ ही हम जो है
नेक्स्ट देखेंगे कि आर्टिकल 13 का जो 1 है, आर्टिकल 13 का जो 1 है, आर्टिकल 13 को जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 बोलता है विधियों, मूल अधिकारों से, मूल अधिकारों से, मूल अधिकारों से, मूल अधिकारों से असंगत विधियां, मूल अधिकारों से असंगत, असंगत विधियां, मूल अधिकारों से असंगत विधियां। इसका क्या मतलब है? आर्टिकल 13 जो है वो कहता है मूल अधिकारों से असंगत विधियां। इसका क्या मतलब है? तो इसमें बताया गया है कि जो मूल अधिकारों से असंगत विधियां हैं, जब मूल अधिकार और जो अन्य विधियां हैं वो आपस में टकराएंगी तो उस स्थिति में क्या होगा। उदाहरण के लिए इसमें पहला जो बात कही गई है, पहली जो बात कही गई है वो है कि मान लीजिए पहला एक नियम है आच्छादन का नियम, आच्छादन का नियम, आच्छादन का सिद्धांत बोलते हैं उसे, आच्छादन का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या कहा गया है? इस सिद्धांत में क्या क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि संविधान के पूर्व की वे विधियां, संविधान के पूर्व की वे विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, यदि ऐसी स्थिति में मान लेते हैं कि मूल अधिकार और असंगत विधियां, मूल अधिकारों में, मूल अधिकारों में, मूल अधिकारों में और जो संविधान से पूर्व की विधियां हैं उनमें टकराव होता है। क्या होता है? टकराव होता है। विधियां, मूल अधिकार और असंगत विधियां, विधि कब की? संविधान से पूर्व की। कब की? संविधान से पूर्व की, संविधान से पूर्व की। अब हमने देखा कि आच्छादन के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जब संविधान से पूर्व की जो विधियां हैं यदि उनका मूल अधिकारों से टकराव होता है तो क्या होता है? ऐसी विधियां जो है उन पर ग्रहण लग जाता है। क्या हो जाता है? ग्रहण लग जाता है। वे विधियां नष्ट नहीं होती या शून्य घोषित नहीं होती, उन पर क्या लग जाता है? ग्रहण लग जाता है। क्या लग जाता है? ग्रहण लग जाता है। और जैसे ही ये मूल अधिकार जो है, जैसे ही ये मूल अधिकार जो है इनसे टकराव समाप्त हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो पुनः अस्तित्व में आ जाती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं वो ग्रहण हट जाता है। तो आच्छादन का सिद्धांत हमने समझा कि जो संविधान से पूर्व की जो विधियां हैं यदि उनका टकराव जो होता है मौलिक अधिकारों से, तो मौलिक अधिकारों से वो क्या हो जाती हैं? ढक जाती हैं, न कि शून्य घोषित होती हैं। तो ये जो है आच्छादन का सिद्धांत, ये हमारे संविधान में आर्टिकल जो है 13 के 1 में दे रखा है। कहाँ पे दे रखा है? आर्टिकल 13 के 1 में, आर्टिकल 13 के 1 में। तो हमने समझा कि दरअसल इसका क्या वो है। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है। आर्टिकल 13 का 2, आर्टिकल 13 का 2 ये है पृथक्करण का सिद्धांत। क्या है? पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों से टकराती है। क्या है? यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों से टकराती है, यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों से टकराती है तो वो विधि उस मात्रा तक शून्य होगी, उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वो विधि टकरा रही है। यानी कि कह सकते हैं हम, जैसे कि संसद ने जो है एक विधेयक पारित किया, एक कानून पारित किया, और उस कानून का कोई एक पार्ट जो है वो मौलिक अधिकारों से क्या हो रहा है? असंगत है। मौलिक अधिकारों से क्या है? असंगत है। तो ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकारों से असंगत होने की वजह से वो पूरी विधि या वो पूरा विधेयक या वो पूरा कानून समाप्त हो जाएगा। नहीं, जितना पार्ट जो है, जितना अंश जो है उस विधेयक का, उस कानून का, उस मौलिक अधिकार से
असंगत है, केवल उतना ही पार्ट, केवल उतना ही अंश जो है उस विधेयक का, उस कानून का क्या होगा, समाप्त होगा। तो पृथक्करण के सिद्धांत में कहा गया है कि यदि यदि किसी यदि किसी अधिनियम का यदि किसी अधिनियम का कोई अंश मौलिक अधिकारों से क्या है, मौलिक अधिकारों से क्या होता है, मौलिक अधिकारों से असंगत है, क्या है, असंगत है, तो वह अंश मात्र क्या होगा, शून्य घोषित होगा, क्या होगा, शून्य घोषित होगा, न कि पूरा अधिनियम। ये है आर्टिकल, ये जो है आर्टिकल 13 के 2 में वर्णित है, आर्टिकल 13 के 2 में क्या है, वर्णित है। तो हमने देखा कि पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है, यदि किसी अधिनियम का कोई अंश मौलिक अधिकारों से असंगत होता है, यदि किसी अधिनियम का कोई अंश, यदि किसी कानून का कोई अंश मौलिक अधिकारों से असंगत होता है, तो वह अंश मात्र, उस अधिनियम का वह अंश मात्र जो है शून्य घोषित होगा, न कि पूरा का पूरा अधिनियम या कानून। तो इसे बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत। आर्टिकल 13 के 2 में वर्णित है, क्या है, आर्टिकल 13 के 2 में वर्णित है। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे कि हमने जो अभी देखा था कि विधि की परिभाषा जो है, विधि की परिभाषा कहाँ पे दी गई है, आर्टिकल 13 के 3 में। कहाँ पे दी गई है, आर्टिकल 13 के 3 में। इसे हम पढ़ लेते हैं, आर्टिकल 13 के 3 में। कहाँ पे, आर्टिकल 13 के 3 में। तो हमने देखा कि आर्टिकल 13 का 3 क्या है, आर्टिकल 13 का 2 क्या है, और आर्टिकल 13 का 1 क्या है। अब जब हम आर्टिकल 13 का 2 पढ़ रहे थे, तो इसमें छुपा हुआ है कि ये कैसे पता चलेगा कि कोई अंश, ये कौन जांच करेगा कि ये अंश जो है मौलिक अधिकारों से असंगत है, ये मौलिक अधिकारों से असंगत है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है कि वो क्या करे, इन नियमों कानूनों की क्या करे, समीक्षा करे। क्या करे, समीक्षा। तो आर्टिकल 13 के 2 से, आर्टिकल 13 के 2 से क्या निकलती है, जुडिशरी रिव्यू, जुडिशरी क्या निकलती है, रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जिसे हम बोलते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन। अब क्वेश्चन ये बनता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन जो है, ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट को या न्यायपालिका को कहाँ से प्राप्त होती है। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि आर्टिकल 13 का 2, आर्टिकल 13 का 2। तो आर्टिकल 13 के 2 से हमें क्या प्राप्त होता है, जुडिशरी रिव्यू। कुछ और आर्टिकल हैं, जैसे कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, ये 2 आर्टिकल और हैं जहां से जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, इनको क्या मिलती है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति मिलती है। किसी कानून की, किसी अधिनियम की समीक्षा कर सकते हैं ये। दरअसल न्यायिक समीक्षा बोलते कैसे हैं, न्यायिक समीक्षा कहते कैसे हैं, तो हमें ये टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि दरअसल न्यायिक समीक्षा है क्या है, न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं। तो न्यायिक समीक्षा का मतलब इसी शब्द में छिपा हुआ है कि जो न्यायिक समीक्षा है उसका मतलब है कि जब सुप्रीम कोर्ट जो है, या जब न्यायपालिका जो है, किसी विधायिका द्वारा बनाए गए कानून या कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम विनियम आदि की समीक्षा करे, यानी कि जब
न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका, न्यायपालिका किसकी? विधि, विधि की, चाहे फिर वो केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, या फिर स्थानीय सरकार द्वारा, या फिर स्थानीय सरकार द्वारा बनाई गई हो। क्या करे? विधि की समीक्षा करे। क्या करे? समीक्षा करे। यानी कि जब न्यायपालिका जो है विधि की, किसके द्वारा? संसद द्वारा, संसद द्वारा, संसद द्वारा, राज्य द्वारा और स्थानीय सरकार द्वारा यदि कोई विधि बनाई जाती है तो उसकी जो समीक्षा करती है उसे बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। तो आर्टिकल 13 का 2 जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है उनको, न्यायपालिका को जो है शक्ति प्रदान करती है, एक पावरफुल शक्ति प्रदान करती है। और ये जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, क्या है? न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है, न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है, ये संविधान संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं की जा सकती। किसके द्वारा? संविधान संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि ये क्या है? संविधान का मूलभूत ढांचा है। संविधान का मूलभूत ढांचा है। मूलभूत क्या है? मूलभूत ढांचा, मूलभूत ढांचा। तो हमने देखा कि दरअसल आर्टिकल 13 जो है एक व्यापक अवधारणा को लिए हुए है। इसके साथ ही साथ जब आर्टिकल 13 का 4 हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 13 का 4 जो है, न्यायिक समीक्षा के बारे में हम एक बात और करते हैं। न्यायिक समीक्षा जो है वो यूएसए से ली गई है। कहाँ? सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया? यूएसए। हालांकि कुछ लोग ब्रिटेन मानते हैं, लेकिन ये जो है यूएसए से लिया गया है। तो अब जो है हम जो यूज करने वाले हैं वो है कि आर्टिकल 13 का 4 क्या कहता है। आर्टिकल 13 का 4, 13 का 4 क्या कहता है? आर्टिकल 13 का पैरा 4 कहता है कि संविधान संशोधन जो है, क्या है? संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन क्या है? विधि नहीं है। क्या है? विधि के प्रकार के रूप में शामिल नहीं है। विधि नहीं है, विधि नहीं है। आर्टिकल 13 का 4 कहता है कि संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन क्या है? आर्टिकल 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन क्या है? विधि नहीं है। ये जोड़ा गया था, ये जो जोड़ा गया था आर्टिकल 13 का 4 जो है, आर्टिकल 13 का 4 जो है ये जोड़ा गया था 24वें संविधान संशोधन द्वारा। कितने संविधान संशोधन द्वारा? 24वें संविधान संशोधन द्वारा। अब यहाँ पे ध्यान देने बात ये है कि आर्टिकल 13 का 4 कहता है कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। तो इस हिसाब से संसद के पास ये शक्ति है कि वो संविधान संशोधन करके क्या कर सकती है? मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। क्या कर सकती है? मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है, क्योंकि ये विधि नहीं है। क्या है? विधि नहीं है। और इस माध्यम से वो ऐसे नियम कानून भी बना सकती है कि जो हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। तो इसमें जो है 1973 में एक केस आया था, केशवानंद भारती केस। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि संसद जो है वो कोई भी ऐसा कानून नियम कुछ भी नहीं बना सकती जिससे मूलभूत ढांचे पर क्या पड़े? इफेक्ट पड़े। क्या पड़े? इफेक्ट पड़े। तो संविधान संशोधन के तहत वो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, नो डाउट, लेकिन उसके मूलभूत ढांचे पर क्या नहीं पड़ना चाहिए? उसके मूलभूत ढांचे पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये देखा हमने आर्टिकल 13। क्या देखा हमने? आर्टिकल 13, जिसके तहत हमने देखा कि दरअसल आच्छादन का सिद्धांत क्या है, पृथक्करणता का सिद्धांत क्या है, और इसके साथ ही हमने देखा कि मूल विधि से क्या तात्पर्य है। क्या है? विधि से क्या तात्पर्य है। और जो संविधान संशोधन है वो विधि का एक प्रकार नहीं है। तो हमने देखा ये। अब नेक्स्ट जो है हम देखने वाले हैं
कि दरअसल आर्टिकल 14 क्या है। आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 जो है वो कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि विधि की समस्त समानता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समस्त समानता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समस्त समानता, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान समान संरक्षण। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और विधि की समस्त समानता और विधि का समान संरक्षण। तो विधि की समस्त समानता जो है ये दरअसल जो है ब्रिटिश मूल से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश मूल से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश मूल से। ब्रिटिश मूल का ये शब्द है। और विधि का समान संरक्षण जो है वो क्या है? अमेरिकी मूल का शब्द है। कहाँ है? अमेरिकी मूल का शब्द है। तो हमने देखा कि विधियों की समस्त समानता और विधियों का समान संरक्षण। अब हम इन दोनों टर्मिनोलॉजी को समझेंगे कि दरअसल इन दोनों का तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि विधि की समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता का क्या मतलब है? विधि के समक्ष समानता, या इसे हम बोलते हैं विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता क्या बोलते हैं? समता। अब क्या मतलब है इसका, पहले ये देखेंगे। तो पहली चीज देखेंगे हम इसमें कहा गया है विधि की समक्ष समता का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे। पहली चीज, यानी कि विशेषाधिकारों की समाप्ति। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ऊंच है या नीच है, गरीब है, अमीर है, नहीं। विधि के समक्ष सभी समान, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे एक गरीब आदमी हो। अगर विधि कोई एक जैसा कानून का उल्लंघन करते हैं तो क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि विधि के समक्ष जो है, दूसरी चीज ये है कि विधि के तहत सभी के लिए समान व्यवहार। विधि के तहत सभी के लिए समान व्यवहार। अब इसका क्या मतलब? विधि के तहत सभी के लिए समान व्यवहार। तो इसका मतलब है कि अगर मान के चलते हैं सभी व्यक्तियों पे क्या कर दिया? 30% कर आरोपित कर दिया, तो ये क्या हो गया? सभी व्यक्तियों पर 30% कर आरोपित कर दिया, तो विधि के समक्ष क्या है? समानता है। किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया गया। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी जो है वो नकारात्मकता लिए हुए है। क्यों लिए हुए है? कोई व्यक्ति जो है वो 5 लाख रुपए कमा रहा है, उस पर भी 30%। कोई व्यक्ति 5 करोड़ कमा रहा है, उस पर भी 30%। कोई व्यक्ति देने योग्य नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए उस पर पैसे नहीं है, उस पर भी 30% पैसे। तो ये जो है टैक्स जो है 30%,
ये क्या है? विधि के समक्ष सभी के लिए समान व्यवहार क्या है? नकारात्मक शब्द लिए हुए है। क्या है? नकारात्मकता लिए हुए है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा तीसरा जो है वो कहता है कि कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। कोई व्यक्ति क्या है? कोई व्यक्ति क्या है? विधि के ऊपर नहीं है। क्या है? कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। विधि से ऊपर कोई नहीं है। विधि के ऊपर नहीं है। इसका मतलब है कि सभी व्यक्ति जो है अंडर लॉ हैं। सभी व्यक्ति अंडर लॉ हैं, यानी कि विधि के समक्ष सभी जो हैं, विधि से सब निम्न हैं और सभी को जो है विधि जो है सब के ऊपर है। ये सब हमने देखा किसके अंतर्गत? विधि के समक्ष समता के अंतर्गत। ये क्या लिए हुए है? नकारात्मक। क्या लिए हुए? नकारात्मकता। ये क्या लिए हुए है? नकारात्मकता पहली चीज। अब हम देखेंगे कि विधियों का समान संरक्षण का क्या मतलब है। विधियों का समान संरक्षण का क्या मतलब है? तो विधियों का समान संरक्षण का मतलब है कि पहला है विधि द्वारा विशेषाधिकार। विधि द्वारा अध्यारोपित विशेषाधिकार और अध्यारोपित देयता। विधि द्वारा विशेषाधिकार और अध्यारोपित देयता दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार देता। दोनों में समान परिस्थिति के अंतर्गत क्या है? समान व्यवहार। क्या है? समान व्यवहार पहली चीज। अब इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि मान के चलिए कि किसी की इनकम है 30 लाख, किसी की इनकम है 5 लाख, 10 लाख और 30 लाख। सरकार ने कहा कि समान परिस्थिति के अंतर्गत समान व्यवहार। क्या कहा? समान परिस्थिति के अंतर्गत समान व्यवहार। और सरकार ने एक कैटेगरी बना दी 5 लाख से 10 लाख के बीच की, एक बना दी 10 लाख से 30 लाख के बीच की और एक बना दी 30 लाख प्लस वालों की। और इसमें कहा जो इस कैटेगरी में आएंगे उनको 20% देना पड़ेगा, इस कैटेगरी में आएंगे उनको 30% और इस कैटेगरी में उनको 40%। ये टैक्स का बोल दिया। तो समान परिस्थिति के अंतर्गत क्या कर दिया? समान व्यवहार। समान परिस्थिति के अंतर्गत समान व्यवहार। तो पहली चीज हो गई है। दूसरी चीज जो है वो कहती है कि समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम। समान विधि के अंतर्गत दूसरा, समान विधि के अंतर्गत सभी के लिए समान व्यवहार। समान विधि के अंतर्गत सभी के लिए समान व्यवहार। समान विधि के लिए समान व्यवहार। एक मिनट। तो इसमें देख रहे थे समान विधि के अंतर्गत सभी के लिए क्या? समान व्यवहार।
समान विधि के अंतर्गत सभी के लिए समान व्यवहार। उदाहरण के लिए ये भी लगाओ वैसा ही है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी के लिए कानून बनाया गया है तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाएगा, सभी के लिए कैसा व्यवहार किया जाएगा, समान किया जाएगा। और जो तीसरा है उसमें कहा गया है कि समान परिस्थितियों में क्या किया जाएगा, बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा। क्या किया जाएगा, समान परिस्थितियों में या समान भेदभाव, समान के साथ समान भेदभाव। तो ये क्या है, ये क्या है, ये सकारात्मकता लिए हुए है। क्या है, सकारात्मकता, सकारात्मकता लिए हुए है। क्या है, सकारात्मकता लिए हुए है। तो हम जो बात कर रहे थे कि आर्टिकल 14 जो है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इसके बाद जो है हमें जो समझने वाली बात है वो है कि जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 क्या है, विधि के समक्ष समता। क्या है, विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता। तो एक होता है आर्टिकल 14 क्या लागू करता है, विधि का शासन। क्या लागू करता है, विधि का शासन, विधि का शासन। और इसका जो मूल तत्व है ना, जो मूल तत्व है वो क्या है, विधि के समक्ष समता, विधि की समता, विधि के समक्ष समता। तो आर्टिकल 14 जो है वो विधि के समक्ष समता लागू करता है। ये इसका जो है मूल तत्व है। क्या है, मूल तत्व किसका, विधि के शासन का। विधि के शासन का मूल तत्व क्या है, विधि के समक्ष समता। इसका मुख्यतः 3 तत्व हैं जो एवी डाइसी ने बताए हैं। किसने बताए हैं, एवी डाइसी ने। किसने बताए हैं, एवी डाइसी ने। कौन कौन से हैं वो 3 तत्व, पहला है विधि के समक्ष समता, और दूसरा जो है वो है कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति, या फिर हम बोल सकते हैं चाहे किसी भी तरह का व्यक्ति हो, सभी के साथ समान व्यवहार, या हम बोल सकते हैं विशेषाधिकारों की समाप्ति। क्या, विशेषाधिकारों की, विशेषाधिकारों की समाप्ति। चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, सभी के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, समान व्यवहार। कैसा व्यवहार किया जाएगा, समान व्यवहार। इसके बाद जो तीसरा उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि संविधान जो है वो व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है। क्या है, व्यक्तिगत अधिकारों का, व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम क्या है, व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम क्या है, संविधान। क्या है, संविधान। लेकिन हमारे देश में जो है, हमारे देश में जो है ये और ये लागू होते हैं, ये लागू नहीं होता। हमारे देश में जस्ट इसका उल्टा है। हमारे देश में क्या है, संविधान से क्या है, संविधान से व्यक्तिगत अधिकार सुनिश्चित होते हैं। व्यक्तिगत अधिकार सुनिश्चित होते हैं। व्यक्तिगत अधिकार क्या होते हैं, सुनिश्चित होते हैं, सुनिश्चित होते हैं। तो जैसा कि आपको पार्ट 3 में पता है कि नागरिक अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं भारतीय संविधान में, तो हमारे यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट इसका रिवर्स है। संविधान से व्यक्तिगत अधिकार सुनिश्चित होते हैं, न कि व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है संविधान। तो संविधान का, विधि का शासन का क्या मतलब है एवी डाइसी की नज़रों में, उसने ये 3 पॉइंट दिए, और जिसमें से 2 पॉइंट जो है हमारे यहाँ पर लागू होते हैं, और जो तीसरा पॉइंट दिया वो हमारे यहाँ पर लागू नहीं होता है। और इस तरह हमने देखा कि विधि के समक्ष समता का क्या तात्पर्य है। आर्टिकल 14 जो है उसके कुछ अपवाद भी हैं। आर्टिकल 14 जो है उसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि पहला अपवाद जो है आर्टिकल 361 के तहत,
आर्टिकल 361 के तहत, अनुच्छेद 361 के तहत क्या है, राज्यपाल और राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं, जैसे कि उन्हें पद पर रहते हुए क्या है, किसी भी न्यायालय में उनके खिलाफ क्या नहीं की जाएगी, न्यायिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो आर्टिकल 361 यानी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रपति को विशेषाधिकार, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। और जो आर्टिकल 105 और 194 है, आर्टिकल अनुच्छेद 105 और 194, 105 में संसद सदस्यों के और 194 राज्यों के विधानमंडलों के सदस्यों के, इनके क्या है, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। और इसके अलावा जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, और उसकी एजेंसियां हैं, एजेंसियां, उनको भी उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा जो है राजदूत, विदेशी शासक जो हैं, विदेशी शासक, इनको भी क्या किया गया है, आर्टिकल 14 के तहत अपवाद में रखा गया है। तो हमने जो है देखा कि दरअसल अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 105, 194 के तहत जो सदस्यों को उन्मुक्तियां मिली हैं, यानी कि अधिकार, विशेषाधिकार मिले हुए हैं, उनके तहत वो आर्टिकल 14 का अपवाद है। अब हम जो है जो पढ़ने वाले थे कि हम जो है सबसे पहले देखेंगे, जो हमने कहा था कि हम पर डे लगभग 10 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है उनमें से है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। तो आपको पहली ही क्लास में मैंने बताया था आपको कि मूलभूत अधिकार जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। तो इसके बाद जो है सोवियत संघ से क्या लिया गया है, हमारा सोवियत संघ से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। और यहाँ से क्या लिया गया है? यूके से संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। और अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। और जो नेक्स्ट है वो है कि राज्य के पुनर्गठन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हमने आपको कराया था राज्य का जब पुनर्गठन चल रहा था, यानी कि जब हमने फजल अली आयोग की सिफारिशों के बारे में बताया था, तब हमने आपको कुछ टर्म बताए थे, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए क्या है, राज्य के पुनर्गठन, यानी कि राज्य का पुनर्गठन आयोग कौन सा था? फजल अली आयोग। कौन सा था? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। जैसे ही कोई टर्म आपके माइंड में आ रहा है, वो पूरा कौन जाना चाहिए कि दरअसल ये किस बात के संदर्भ में बात कर रहा है। इसने कब सिफारिशें सौंपी? 1956 में। कब सौंपी? 1956 में। पहला है फजल अली आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फजल अली आयोग ने 1956 में जो है सिफारिशें सौंपी, और आंध्र प्रदेश जो है 1953 में राज्य बन चुका था। क्या है? 1953 में राज्य बन चुका था। ये बात तो सही है कि पहला भाषाई आधार पर राज्य बना था, लेकिन ये गलत हो गया कि फजल अली आयोग की सिफारिश पर बना था। तो क्या हो गया? गलत। तो पहला क्या हो गया? गलत। दूसरा है कि धर समिति ने एक भाषा एक राज्य की सिफारिश की। तो हमने बताया था आपको कि जब धर समिति और उसके बाद जेवीपी समिति थी, उन्होंने इसको नकार दिया था कि एक राज्य और एक भाषा। हालांकि फजल अली आयोग ने ये कहा था कि भाषाई आधार पर राज्य को गठन हो, लेकिन एक भाषा और एक राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए। तो क्या हो गया? ये भी गलत हो गया। तीसरा है जेवीपी समिति ने पूर्णतः भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने के विचार को खारिज कर दिया। तो अभी हमने आपको बताया
कि जेवीपी समिति ने इसे स्वीकार किया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? केवल 3। क्या हो गया? केवल 3। तो कोई भी क्वेश्चन जो है आउट नहीं होने वाला। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पूछ रहा है सुमेलित नहीं है का मतलब मैच नहीं करता। समता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से 18 कल हमने आपको कराए थे कि कौन से आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक क्या क्या दिया गया है। तो समता का अधिकार जो है वो 14 से 18 तक है, ये सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 13 से 24 है, ये सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 25 से 28 है। क्या है? 25 से 28, 25 से 28 है, नॉट 29 से 30। 29 से 30 में क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार। तो ये क्या हो गया? ये हो गया गलत। ये क्या हो गया? ये गलत। इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। अब जो नेक्स्ट है वो है कि संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में, संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है भारतीय संविधान पंथनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करता है। तो जैसा कि हमने जब धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता की बात की थी, जब हम प्रस्तावना में बात कर रहे थे मूल तत्वों के, तब हमने धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्षता की बात की थी। तो वहाँ पे हमने बताया था धर्मनिरपेक्ष जो है वो नेगेटिविटी लिए हुए है और पंथनिरपेक्षता क्या लिए हुए? सकारात्मकता। तो ये क्या है? पहला सही है। दूसरा है भारतीय संविधान लोकतांत्रिक और साम्यवादी दोनों प्रकार के समाजवाद का प्रावधान करता है। तो हमने जब बात की थी तो हमने बताया था कि हमारे देश का जो समाजवाद है, हमारे यहाँ का समाजवाद है वो केवल लोकतांत्रिक है। कैसा है? लोकतांत्रिक, न कि साम्यवादी। तो ये गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 1 होगा। क्या होगा? केवल 1। एक बार ध्यान से देख लिए कि हमारे यहाँ का जो लोकतांत्रिक है यानी कि जो समाजवाद है, दरअसल समाजवाद क्या है? समाजवाद 2 प्रकार के होते हैं। समाजवाद 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लोकतांत्रिक, एक होता है लोकतांत्रिक, और एक होता है समाजवाद, साम्यवाद, साम्यवादी। तो साम्यवादी लोक समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद, यहाँ पे मिक्स्ड अर्थव्यवस्था होती है, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था। और यहाँ पे सब कुछ किसके नियंत्रण में होता है? सरकार के नियंत्रण में होता है। तो हमारे यहाँ पे केवल लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। तो ये दूसरा क्या हो गया? गलत। तो इसका आंसर क्या हो गया? केवल 1। केवल 1 आंसर हो गया। जो नेक्स्ट है वो है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लिखित हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लिखित हैं? 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो हमने पढ़ा था कि पहले जो है कितने प्रकार के हुआ करते थे? 7 प्रकार के, लेकिन फिर एक बैठा दिया गया जो आर्टिकल 31 था, उसमें संपत्ति का अधिकार था। क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है अब आर्टिकल 300 क में है, इसे हटा दिया गया। अब जो है मौलिक अधिकार कितने बचे हैं? 6 प्रकार के। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें बिठाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। इसका क्या मतलब है? इसके बारे में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने 1953 में इसे बैठाया, तो ये बिल्कुल सही है। 1956 में इसने अपनी सिफारिशें स्वीकार की थी, वो दी थी। ऑप्शन बी है राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो ये जो है असत्य पूछ रहा है, गलत। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्वीकार कर दिया, यानी कि मना कर दिया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाकी ऑप्शन क्या हैं?
इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, ये भी सही है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, वही गलत है और गलत पूछा गया है उसमें। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारत का संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वो भाग 3 जो है, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, ये हमने आपको कल बताया था कि क्यों कहा जाता है। दरअसल ब्रिटेन में एक शासक हुआ करते थे, किंग जॉन शासक हुआ करते थे। उन पर सामंतों ने दबाव बनाया नागरिक अधिकारों के संबंध लिखित प्रपत्र के लिए, और जब ये लिखित प्रपत्र जारी हुआ तो उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। इसीलिए भारत में जो नागरिक अधिकारों से संबंधित भाग है वो है पार्ट 3, और इसीलिए पार्ट 3 को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारी क्लास जो है आज यहीं पर समाप्त होती है, और लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और हम जो है आपको इसी तरह कंटिन्यूअस क्लास के साथ क्वेश्चन कराते रहेंगे। और इस क्लास को फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, इसके साथ ही साथ लाइक करिए, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।